साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यानी कि आई आईबीपीसी क्या होता है, आईबीपीसी क्या होता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ये आपका जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट जो है, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट का जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में अभी तक हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट इत्यादि सभी के बारे में हमने पढ़ा था। उसी के चलते क्रम में हम आज देखेंगे कि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आईबीपीसी यानी कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो ये जैसे कि हमारे अन्य इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे कि जैसे कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टर्म मनी है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, उनसे हम क्या करते थे कि उसे हम का मतलब हम नहीं, हम का मतलब है कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो जिसको पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंटों को खरीदती थी, और इन इंस्ट्रूमेंट जब कोई खरीदेगा तो कोई इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट भी करेगा। तो इसीलिए इसी के चलते क्रम में इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आया। और इसके तहत क्या होता है कि जब कोई एक बैंक जिसका प्राइवेट सेक्टर एडवांस में अच्छा एडवांस हो गया, यानी कि जो एमएसएमई जो इसका प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है, जिसमें एजुकेशन, एमएसएमई, हाउसिंग, अदर्स, रिन्यूएबल एनर्जी यानी 8 सेक्टरों में जिसको बांटा है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने इस पे मॉडिफिकेशन किया, इसकी जो अचीवमेंट है प्राइवेट सेक्टर में उसकी लिमिट को रिव्यू किया, रिवाइज किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई एक बैंक जिसने अपना टारगेट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में अचीव कर लिया है और उससे एक्सिस अगर जो भी लैंडिंग है तो वो किसी भी बैंक को बेच सकती है जिस बैंक का प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में उसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है। यानी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का जिसका टारगेट पूरा हो गया है और एक्सिस हो गया है, तो वो जितना एक्सिस हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी को 50 करोड़ का टारगेट दिया गया था, उसने 55 करोड़ का टारगेट कर लिया, तो ये 5 करोड़ जो एक्सिस है ये किसी अन्य बैंक को बेच सकता है। अब इसको बेचने का फ़ायदा क्या होगा कि इसको कुछ आरओआई मिलेगी, और इसको क्या फ़ायदा हो गया, जो खरीद रहा है उसको क्या फ़ायदा हो गया, यानी कि जो हमारा एक हो जाएगा यहाँ पर सेलर और एक हो जाएगा बायर। तो जो आईबीपीसी है यानी जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, मान लीजिए इसका 50 करोड़ का टारगेट था, इसने 5 करोड़ एक्सेस कर लिया, यानी 55 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में लैंडिंग कर ली, और इसका भी टारगेट 50 था लेकिन इसने किसी कारणवश 45 करोड़ ही कर पाया। तो क्या होगा कि ये इसके पास 5 करोड़ एक्सेस है और इसके पास 5 करोड़ कम है, तो ये 5 करोड़ इधर बेच सकता है, और जब ये 5 करोड़ इधर आएगा तो इसका भी टारगेट पूरा हो जाएगा और इसका भी टारगेट पूरा हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि जो सेलर है और ये बायर है, तो एक क्यों बेचे और एक क्यों खरीदे। इसका बेचने का ये है कि अगर ये बेचेगा तो इसको कुछ आरओआई यानी कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लेगा, यानी इंटरेस्ट की इसको इनकम हो जाएगी। और इसको खरीदने का पर्पज़ ये है कि इसको ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये क्या होगा, आरबीआई के द्वारा जो पेनाल्टी लगाई जाएगी उस पेनाल्टी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके ये खरीदा जा सकता है। ठीक है। IBPC is it another short-term money market instrument whereby the banks can raise money, deploy short money surplus। कहने का मतलब यह है कि जो इंटर
बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम समय के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए हम मनी की, पैसे की, लिक्विडिटी की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी को अरेंज कर सकते हैं। यानी या हमारे पास में, हमारे का मतलब यहाँ पर बैंक से है, या बैंक के पास में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है तो उस लिक्विडिटी को कहीं अन्य जगह पर डिप्लॉय कर सकती है। यानी अपने लिक्विडिटी को शेयर कर सकती है। In the case of IBPC, the borrowing bank, issuing bank, passes on sale the loans and credit that it has in its book for temporary period to the lending bank. Participating bank IBPC are 2 टाइप कि जो IBPC होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इनके 2 टाइप होते हैं। पहला है विद रिस्क शेयरिंग और विदाउट रिस्क शेयरिंग। यानी कोई भी बैंक जो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो एक्सेस पोर्शन हो गया था उसको जो बेचेगी IBPC के माध्यम से, तो वो क्या करेगी, या तो कहेगी भाई देखो आप रिस्क जो इसमें होगा, रिस्क होने का मतलब है कि आगामी 6 महीने के बाद में जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा तो उसके हिसाब से ये रिस्क बेसिस भी हो सकता है। रिस्क ये दोनों बैंकें एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जो IBPC होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है विद रिस्क शेयरिंग, दूसरा होता है विदाउट रिस्क शेयरिंग। आगे चलते हैं हम। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन इशू द परचेज पार्टिसिपेट इन IBPC कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो इसमें खरीद सकती हैं, IBPC को खरीद सकती है और इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। द सेम स्कीम वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू द रीजनल रूरल बैंक्स इन 2019 वेयर बाई, और ये सेम स्कीम रूरल ग्रामीण बैंकों में 2009 में आई थी। दे वेयर allowed to the issue IBPC scheduled commercial banks in respect of their priority sector advance in access to the minimum stipulated requirement। यानी इसमें कहा है कि जो RRBs हैं, जो रूरल ग्रामीण बैंक्स हैं, वो भी अपने जो प्रायोरिटी सेक्टर में उन्होंने जो एक्सेस अचीव कर लिया है तो उसको वो किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बेच सकती हैं। जो इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो मिनिमम जो क्या टारगेट होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी जल्दी में चेंज हुए थे, जिसमें MSME की डिफिनेशन भी चेंज हुई है और इसका टारगेट भी कुछ रिवाइज हुए हैं। तो उसका हम अलग से एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का अलग से मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसे आप देख सकते हैं, और उसका सर्कुलर हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप उस सर्कुलर को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सर्कुलर को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें रूरल ग्रामीण बैंकों की तो उनका 75% है, जबकि अन्य बैंकों के लिए 40% तक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है। द वेरियस फीचर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर गिवन बिलो, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, इसके कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका मिनिमम टेन्योर क्या है। मिनिमम टेन्योर इसका 91 डेज का है, और मैक्सिमम जो टेन्योर है इसका वो है 180 डेज का। ठीक है। द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन लोन कैश क्रेडिट अंडर IBPC वुड बी 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग और लिमिट सेंशनड विच एवर इज लॉर। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें क्या आ रहा है कि द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोन कैश क्रेडिट अंडर IBPC के तहत जो मैक्सिमम होगा वुड बी 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 40% या फिर द लिमिट सेंशनड, या जो लिमिट सेंशन की गई है दोनों में से जो लोअर होगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कमर्शियल बैंक के लिए 40% का प्रायोरिटी सेक्टर है, तो कुल टोटल आउटस्टैंडिंग का 40% या जो उसने पहले से अचीव कर रखा है जो डिफरेंस है उतना, दोनों में से जो लोअर है उसको वो खरीद सकती है। इसका हम क्लेरिफिकेशन अलग से दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि स्टैंडर्ड असेट्स को ही खरीदा बेचा जा सकता है, यानी आईबीपीसी के माध्यम से स्टैंडर्ड एसेट्स को। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो एनपीए बैंकों के होते हैं तो वो एनपीए भी एआरसी को या इन कंपनियों अन्य कंपनियों को बेच देता है बैंक, लेकिन इस केस में केवल स्टैंडर्ड एसेट्स जो अभी तक सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं हुई है, जो अकाउंट अभी रेगुलर चल रहे हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द बारोवर इन फेवर ऑफ द इशूइंग बैंक। जो इशूइंग बैंक है तो डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द बारोवर, कि जो बारोवर होगा, जो बारोवर बैंक होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। जो बैंक सेलर है, जो बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को इशू कर रही है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को इशू कर रही है, तो उसके फेवर में जो बैंक परचेज कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेल बी प्रोवाइड अ क्लॉज दैट द इशूइंग बैंक shall have the liberty to shift to discretion without notice to the borrower from time to time during the। जो सेलर बैंक है, सेलर बैंक अपने हिसाब से इसमें क्या करेगा, सेलर बैंक जो इशूइंग बैंक है हैव सेल लिबर्टी टू शिफ्ट एट डिस्क्रिप्शन विदाउट नोटिस टू द बारोवर, कि जिसने ये शेयर खरीदे हैं, शेयर यानी कि जो आईबीपीसी जो सर्टिफिकेट इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खरीदे हैं, तो जो बैंक इशू कर रही है तो उसको ये लिबर्टी है। तो ये जो मतलब जो इशूइंग बैंक है ये उसकी डिस्क्रिशनरी पर डिपेंड करता है कि वो अपने कितने अमाउंट के आईबीपीसी इशू करती है, और वो किसी अन्य बैंक को भी इशू कर सकती है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइंड बिटवीन इशूइंग एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो बैंक परचेज कर रही है आईबीपीसी को, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को जो परचेज कर रही है और जो बेच रही है, उन दोनों के बीच में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कितने इंटरेस्ट रेट पर एक बैंक बेचेगी और दूसरी बैंक उसे खरीदेगी। द इशूइंग बैंक एंड द पार्टिसिपेटिंग बैंक हैव टू इंटर इनटू पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट इनटू द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। जो एक क्या होता है फॉर्मेट इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी दोनों बैंक है, जो इशूइंग बैंक है और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, दोनों बैंकें क्या करती हैं, एक जो आरबीआई के द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हमें इतने रेट पर हम आपको देंगे, आप इतने रेट पर खरीदेंगे, इतने दिनों के लिए देंगे, क्योंकि कम से कम 91 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम 180 डेज के लिए होता है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आईबीपीसी यानी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रांसफरेबल, कि ऐसा नहीं है कि ए बैंक ने बी को सेल किया, बी सी को दे दे, सी डी को दे दे, यानी ये इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जो होते हैं इनको शेयर नहीं किया जा सकता, इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आईबीपीसी कैन नॉट बी रिडीम्ड बिफोर द ड्यू डेट। और इसमें एक डेट फिक्स होती है, वो उस डेट से पहले नहीं रिडीम किए जा सकते। यानी जैसे सेलर बैंक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मान लें कि जैसे सेलर बैंक है, सेलर बैंक ने 91 डेज के लिए अपने आईबीपीसी को बेचा है, तो जो बायर बैंक है वो उस बैंक को फिर से वापस सेलर बैंक को 190 डेज से पहले नहीं कर सकते, यानी ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट या उसके बाद में ही कर सकती है रिडीम।
In case of balance in the cash credit loan account on which IBPC have been issued come down at the any point of time, issuing bank has to reply the portion of the IBPC issued to the participating bank so that participating is not more than 40% of the balance outstanding in the said account. दैट मीन्स सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी जो इशूइंग बैंक है, अगर इशूइंग बैंक को ये लगता है कि इसका आईबीपीसी का कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है कि 40% इसको करना है, 75% इसको करना है, तो अगर आगे पीछे इसमें होता है अचीवमेंट तो वो उस समय अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्लस माइनस कर सकता है। On the date of maturity, the issuing bank make payment of the IBPC along with the agreed rate of interest to the participating bank, except in the case where a risk has materialized. The issuing bank may be take action in consideration with participating bank and may share the recoveries पर। अब देखो इसमें क्या कि जिस डेट को वो मैच्योर हो रहे हैं, मान लीजिए 91 डेज के लिए दिया था तो 91 डेज के बाद मैच्योर हो गए। मैच्योर होने पर क्या होगा कि वो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है यानी जो खरीदती है, जो बायर होती है उसको पार्टिसिपेटिंग बैंक कहते हैं, और जो सेल करती है उसको क्या कहते हैं, इश्यूइंग बैंक कहते हैं। और जैसे 91 डेज के लिए यहाँ पर फिक्स हुआ था कि 91 डेज में इसकी मैच्योरिटी है, तो 91 डेज के बाद में क्या होगा कि जो पार्टिसिपेटिव बैंक है उसको ये वापस कर देगा, किसके साथ में, जो भी ब्याज एग्रीड हुआ होगा कि इतने % ब्याज पे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट उदाहरण के तौर पे 5% पे सेटल हुआ, तो वो क्या करेगा कि इसने मान लीजिए 50 करोड़ लिया था तो 50 करोड़ प्लस 5% के ब्याज के हिसाब से जितनी रकम बनेगी वो 91 डेज यानी 91 दिन पे या उसके बाद में वो पार्टिसिपेटिव बैंक को, यानी जिसने आईबीपीसी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सोल्ड किए थे तो उसको वो एलोंग विद ब्याज के साथ में वापस कर देगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसने विदाउट रिस्क क्या हो या विद रिस्क किया हो, तो ये वेरी करता है कि कितना देना है या कितना नहीं देना है। नेक्स्ट है IBPC representing loan to various categories of priority sector except other categories। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर की अन्य कैटेगरी, अदर कैटेगरी को छोड़ करके एक किसी में भी हो सकता है, जैसे हाउसिंग के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो सकता है, MSME के लिए हो सकता है। लेकिन अदर कैटेगरी जो इन्होंने 8 कैटेगरी में बांटा गया है, तो 8 कैटेगरी में से जो 8वीं कैटेगरी है अदर में नहीं होगा, अन्य किसी भी कैटेगरी में चीज़ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।